हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम वंस अगेन और टीचर्स अकेडमी प्लेटफॉर्म सबका फिर से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी क्लास। थोड़ा सा इसको डाल लेते हैं। चलिए क्लास देखिए कहाँ तक हम लोग डाल लिया था, उसी क्लास के हम लोग आगे बढ़ाते हैं, है ना। चलिए रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे। आवाज आ रही है सबको? बताएं, आवाज सबको आ रही है? एक बार बता दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। देखिए हमारा जो टीजीटी पीजीटी का न्यू बैच चल रहा है और एलटी जीआईसी के लिए भी जो हमने बैच स्टार्ट किया है, तो एलटी ग्रेड जीआईसी के लिए नया चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आप देख सकते हो ये न्यू चैप्टर हम लोग ने शुरू किया था। लेक्चर 1 पिछली क्लास में कर लिया था, आज हमको लेक्चर 2 के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और जो भी इस ब्रह्मास्त्र विजेता बैच, ये ब्रह्मास्त्र विजेता बैच आपका यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए चलाया जा रहा है। ये टीजीटी साइंस या पीजीटी केमिस्ट्री के लिए ये बैच है। इसके अलावा आपका यूपी एलटी एंड यूपी जीआईसी के लिए भी न्यू बैच चल रहा है। और अगर आप इस बैच को लेना चाहते हैं, साथ में कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो 96 28 95 92 37 पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एलटी और जीआईसी का न्यू बैच स्टार्ट किया गया है, जहां पर हम लोग ने नया चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन शुरू किया था। पुराने वाले में भी जिन्होंने नहीं पढ़ा वो यहाँ से पढ़ लेंगे। पिछली क्लास में जहां तक हम लोग ने पढ़ लिया था उसी के आगे शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। बताएं, पिछली क्लास हम लोगों ने आई थिंक एक बार देख लेते हैं, ये सारी चीजें तो कंप्लीट कर ली थी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया था, रिवर्सिबल यहां तक आई थिंक हम लोगों ने कर लिया था ना। रिवर्सिबल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। उसी के आगे आज हम लोग बढ़ाते हैं और आगे की चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे, अभी सिर्फ हम लोग रिएक्शन के टाइप पढ़ रहे हैं, है ना। रिडॉक्स रिएक्शन अभी नहीं शुरू किया, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन भी एक टाइप की रिएक्शन ही है, उसको भी हम लोग आज स्टार्ट कर देंगे। फिलहाल हम लोग टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जो कंप्लीट करने के तरफ थे, वो आज का है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन? जैसा नाम वैसा काम। डिकम्पोजिशन मतलब होता है टूटना किसी एक कंपाउंड का एक से ज्यादा कंपाउंड या एलिमेंट में। और टूटने की जो तरीके हैं उसको हीट नहीं देना है, वो क्या देना है सर? इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इन दिस रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। जैसे सोडियम क्लोराइड, पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड है, मोल्टेन का मतलब पिघला हुआ। करंट पास किया, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हमने इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। कैथोड पर सोडियम मिल गया, एनोड पर क्लोरीन मिल गया। हालांकि इस पे बेस्ड पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। एलटी जीआईसी और एलटी में भी है, जीआईसी में भी है और पीजीटी में भी है। टीजीटी में थोड़ा बहुत पोर्शन है, लेकिन हम लोग फिर भी उसमें पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे वाटर है, एसिडिफाइड वाटर, इलेक्ट्रिक करंट पास किया, करंट देख के डिसोसिएट कर दिया वाटर को हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। कैथोड पर हाइड्रोजन मिली, एनोड पर ऑक्सीजन मिल गया। इसी तरीके से पिघला हुआ Al2O3 ले लिया, उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट पास किया, कैथोड पर एल्युमिनियम मिल गया और एनोड पर क्या मिल गया हमको? ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को तोड़ देना, डिकम्पोज कर देना, ठीक है। ये रिएक्शन क्या कहलाती है हमारे पास? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे आ जाते हैं। पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा टेलीग्राम पर या तो ऐप पर भी आपके अपलोड कर दिया जाता है। 5 नंबर पे आए, 5 टाइप की रिएक्शन है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए ये भी डिकम्पोजिशन है, लेकिन डिकम्पोजिशन से पहले हमने क्या लिखा हुआ है इसमें? फोटो। अब फोटो का मतलब अगर हम लोग यहाँ पर निकालें, ठीक है, फोटो का मतलब क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज ब्रॉट अबाउट बाय लाइट एनर्जी। सनलाइट के थ्रू या लाइट के थ्रू मॉलिक्यूल को तोड़ना। जैसे I2 गैस है, सनलाइट प्रोवाइड करके इसको एटॉमिक फॉर्म में डिसोसिएट कर दिया। सिल्वर ब्रोमाइड है, अब सिल्वर ब्रोमाइड अगर आपको याद होगा, पहले जो कैमरे की रील्स आती थी वहां पर फोटोग्राफिक प्लेट सिल्वर ब्रोमाइड होता था, तो उसको मना किया जाता था कि उजाले में ना लाएं, अंधेरे में रखा जाता था, क्योंकि अगर उजाला मिल गया
तो सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर अलग, ब्रोमीन अलग, और फोटो क्या हो जाती थी, खराब हो जाती थी। ठीक है, इसलिए हम लोग जो कैमरे की रील्स हुआ करता था, फोटोग्राफिक प्लेट जो हुआ करती थी, उसको किस में रखते थे, अंधेरे में रखा जाता था। तो ये रिएक्शन है जब लाइट की प्रेजेंस में हम लोग क्या कर दिए, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का डिकम्पोज कर दिए या डिसोसिएट कर दिए, तोड़ दिए। तो ये क्या कहलाती है हमारे पास, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। लाइट के थ्रू हम लोग कर रहे होंगे। आगे आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन अगर हम लोग देखें, द केमिकल चेंज इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम कंपाउंड। जैसे एग्जाम्पल के लिए C+AB की रिएक्शन कराई। अब C ने क्या किया हुआ है सर, A को यहां से डिस्प्लेस कर दिया और खुद B के साथ जाके बॉन्डिंग कर लिया। मतलब C की जो एक्टिविटी रिएक्टिविटी है वो A से क्या है, ज्यादा है। मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस एक्टिव एलिमेंट को, यानी C ने A को डिस्प्लेस कर दिया और खुद B के साथ जाके जुड़ गया। C डिस्प्लेस A फ्रॉम कंपाउंड AB, सो C इज मोर एक्टिव एलिमेंट देन A। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसमें पता कैसे चलेगा, है ना। तो पता करने का तरीका वही है, फिर हम बताते हैं कि बेसिक चैप्टर है, भी रिएक्शन के टाइप पढ़ रहे हैं, किस टाइप की रिएक्शंस होती हैं, और हर एक पे बेस्ड क्वेश्चंस है। जैसे पीछे कल हम लोग ने पढ़ा था थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो उस पर एक बड़ा टॉपिक है जो इनऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट में। अभी पढ़ा हमने इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिक करंट पास करके, तो इलेक्ट्रोलिसिस पूरा एक टॉपिक है जिसको पढ़ते हैं हम लोग। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि लाइट प्रोसेस देके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को तोड़ना, तो ये केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस, वो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में टॉपिक आता है। उसी तरीके से ये टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आता है जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते हैं कि कौन सा एलिमेंट मोर एक्टिव है जो लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्यूशन से। ठीक है, तो हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर में आता है। ये पूरा चैप्टर का रिएक्शंस की समरी है कि केमिकल चेंज एंड रिडॉक्स रिएक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन, और ये पूरी टाइप ऑफ रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में हम लोग धीरे धीरे जब केमिस्ट्री में अपना आगे बढ़ते जाएंगे टॉपिक कवर करते हुए, तो वहां मिलता चला जाएगा आपको। यहाँ सिर्फ आपको अभी रिएक्शंस आइडेंटिफाई करनी है, पहचाननी, अगर एग्जाम में आ जाती है कि कौन सी रिएक्शन किस टाइप की होती है या पाई जा रही होती है। ठीक है, अब देखो जैसे लिखा, यहाँ लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर और स्टीम बाय एक्टिव मेटल्स। जैसे पोटेशियम ने वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस, यानी पोटेशियम ऑक्सीजन से यहां पर आप देख सकते हो रिएक्ट किया, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन को आसानी से डिस्प्लेस कर दिया। कैल्शियम ने वाटर के साथ रिएक्शन किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। जिंक वाटर के साथ रिएक्ट किया, जिंक ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। आयरन ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद किस में कन्वर्ट हो गया, Fe3O4 में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक्टिव मेटल्स ने वाटर या स्टीम से हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो कोई ना कोई अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो नाम क्या है इसका, डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक और आयरन ने वाटर से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, हटा दिया, खुद जाके जुड़ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन? कि वैसे क्रिकेट फील्ड में कोई एक प्लेयर घायल हो जाता है तो वो हट जाता है, उसकी जगह कोई दूसरा आ जाता है। ठीक है, जो घायल हो गया था वो लेस एक्टिव है, चलने फिरने लायक रह नहीं गया, है ना, क्योंकि घायल हो गया है, तो न्यू मोर एक्टिव वाला प्लेयर आता है, उसकी जगह ले लेता है, फिर दौड़ भाग करता है फील्ड पर। वही यहां पर भी है कि पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन ने यहां पर सबके साथ ऑक्सीजन के साथ खुद रिएक्ट कर दिया और हाइड्रोजन जो कि लेस एक्टिव था इनके कंपेयर में, उसको क्या कर दिया, वाटर या स्टीम से डिस्प्लेस कर दिया है। उसी तरीके से नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बाय मोर एक्टिव मेटल्स। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला अगर हम लोग देखें, यहां पर जो लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बाय मोर एक्टिव मेटल्स, यानी कि सर जैसे HCl और सोडियम की रिएक्शन कराई तो सोडियम, भाई ये सारे एसिड हैं, HCl लिखे हुए हैं, दिस इज सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन ने HCl से, एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और खुद जाके क्लोराइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो सोडियम HCl से रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाया, H2 का यहाँ पर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। फिर कैल्शियम ने HCl से रिएक्ट किया, कैल्शियम क्लोराइड बनाया, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो गया। मैग्नीशियम ने HCl से रिएक्ट किया, MgCl2 बनाया, हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हो गया। आयरन ने HCl के साथ रिएक्ट किया, फेरस क्लोराइड बनाया, हाइड्रोजन का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। H2 का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन H2 फ्रॉम एसिड बाय मोर एक्टिव मेटल्स। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट में तीसरे टाइप की रिएक्शन है,
ये देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बाय मोर एक्टिव मेटल। अब ये भी कहां से पता चलेगा, तो हम फिर बता दे रहे हैं, ये हम लोग पढ़ते हैं वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, कि जिंक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर से ऊपर की तरफ आता है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। सो जिंक ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को क्या कर दिया, हटा दिया, सब्स्टिट्यूट हो गया, खुद जाके जिंक सल्फेट के साथ जुड़ गया। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिंक फेरस सल्फेट से रिएक्ट किया, आयरन को हटाया, आयरन लेस एक्टिव है कंपेयर टू जिंक के, जिंक जाके सल्फेट से ऐड हो गया, तो आयरन को यहां से डिस्प्लेस कर दिया गया या क्या कर दिया गया सर, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। क्लियर हो रही कि नहीं क्लियर हो रही बातें हमारी, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आते हैं सर फोर्थ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड बाय मोर एक्टिव मेटल। जैसे मैग्नीशियम जिंक ऑक्साइड, अब ये रिएक्शन आपको याद नहीं करनी है, ये चैप्टर में धीरे धीरे आप केमिस्ट्री पढ़ते चले जाओगे, वहां आपको मिलता चला जाएगा, कोई इसमें याद नहीं करना होता किसी भी तरीके की रिएक्शंस को, ठीक है। अब यहां पर पॉइंट हमारे पास ये आता है कि बस ये समझना है कि एग्जाम में अगर ये ऑप्शन बना के लिख दिया तो आप कैसे पहचानोगे ये ऑप्शन लिख देगा, ऑप्शन लिख देगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, या रिडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, 4 ऑप्शन बना देगा, ठीक है। अब चारों में आपको बस आइडेंटिफाई करना होता है कि ये रिएक्शन किस टाइप की है, कैसे हम लोग इस रिएक्शंस को पहचानते हैं, ये सारी चीजें होती हैं हमारे पास यहाँ आइडेंटिफाई करने की, ठीक है। अब यहाँ देखो लिखा गया है, जैसे मैग्नीशियम ने जिंक को यहां से डिस्प्लेस कर दिया और खुद जाके जुड़ गया ऑक्सीजन के साथ, तो जिंक लेस एक्टिव होगा मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम ने यहाँ आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है, खुद जाके ऑक्सीजन से जुड़ गया, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही क्या कहलाती है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहे होते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है यहाँ पर लेस, अब देखो हैलोजन के केस में कोई नॉन मेटेलिक एलिमेंट द्वारा किसी मोर रिएक्टिव हैलोजन, देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव हैलोजन नॉन मेटेलिक एलिमेंट फ्रॉम इट्स हैलाइड बाय मोर रिएक्टिव हैलोजन नॉन मेटेलिक एलिमेंट। जैसे हम सबको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी घटती है। क्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम क्लोरीन है, उससे कम ब्रोमीन है, और उससे भी कम कौन होता है, आयोडीन है। इसका मतलब क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन से ज्यादा है, तो उसने ब्रोमीन के सॉल्ट के साथ रिएक्ट किया तो ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया, है ना। क्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया, ब्रोमीन ने आयोडीन को कर दिया, क्योंकि जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है सर, यहाँ अगर हम लिखना चाहें, जो रिएक्टिविटी होती है हैलोजेंस में नॉन मेटेलिक में, वो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, उससे कम क्लोरीन की है, उससे कम ब्रोमीन की है, और सबसे कम कौन सी होती है हमारे पास सर, आयोडीन की पाई जा रही होती है। तो दिस इज द रिएक्टिविटी, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। तो क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है ब्रोमीन से, तो आसानी से उसके सॉल्ट से ब्रोमीन को रिमूव कर दिया। क्लोरीन आयोडीन से ज़्यादा रिएक्टिव था तो आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया। ब्रोमीन की रिएक्टिविटी आयोडीन से ज़्यादा थी तो ब्रोमीन ने आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया, है ना। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये सिंगल भी बोल सकते हो, मोनो सब्स्टिट्यूशन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट, या नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इसको बोल देते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट आए हम लोग, अब ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके समझ लीजिए टीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी और एलटी में आने वाला सबसे फेवरेट क्वेश्चन है रिडॉक्स रिएक्शन या रिएक्शन से, रिडॉक्स रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ना। अगर वो टाइप ऑफ रिएक्शन पूछता है तो 10 में से 5 बार 6 बार 50% 60% चांस है कि वो डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन आपसे पूछेगा। पहचानो कौन सी रिएक्शन डबल डिकम्पोजिशन है, या उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, एक ही बात है। चाहे बोल दो डबल डिकम्पोजिशन, चाहे उसको क्या बोल दो, डबल डिस्प्लेसमेंट बोल दो, आसान है। पीछे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे, यहां देखो क्या लिखा हुआ है कि ये दीज आर रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड्स इन ए सॉल्यूशन रिएक्ट टू फॉर्म 2 अदर कंपाउंड। जैसे 2 कंपाउंड ए बी और सी डी रिएक्ट किए, तो ए बी में से ए ने सी के साथ चला गया और बी डी के साथ चला गया, तो 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहां से भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सब्स्टिट्यूशन, यहां से भी हो रहा है, ए सी के साथ जा रहा है, बी डी के साथ जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, या क्या बोल देते हैं, डबल डिकम्पोजिशन, जहां पे 2 कंपाउंड सॉल्यूशन में रिएक्ट करते हैं और 2 अदर कंपाउंड का क्या करते हैं सर, फॉर्मेशन करते हैं रेडिकल्स का एक्सचेंज करके। जैसे बहुत आसान से रिएक्शन, पहली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन में पढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
जैसे सोडियम क्लोराइड एक्वस कंडीशन, सिल्वर नाइट्राइड एक्वस कंडीशन, सॉल्युबल होते हैं, मतलब एक्वस का मतलब सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है वाटर में, दोनों रिएक्ट किए। सोडियम कैटायन इसके एनायन सोडियम नाइट्रेट से जाके जुड़ गया, जो कि सॉल्युबल होता है एक्वस कंडीशन में। ब्लू वाला ब्लू के साथ, रेड वाला देखो क्लोरीन सिल्वर के साथ चला गया, AgCl। AgCl सॉल्युबल नहीं होता है, प्रेसिपिटेट बनाता है और हल्का पीला कलर का प्रेसिपिटेट होता है ना, पेल येलो प्रेसिपिटेट ऐसे बना देते हैं, दिस इज द पेल येलो प्रेसिपिटेट। तो डबल डिकम्पोजिशन हुआ, सोडियम क्लोराइड में से सोडियम गया इसके सिल्वर नाइट्रेट के NO3 के साथ, क्लोरीन गया सिल्वर के साथ, है ना, और प्रेसिपिटेट बन रहा है रिएक्शन में। इसका मतलब प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, जैसे प्रेसिपिटेट ऐसे समझो, हमने चाय बना रहे हैं, चाय बनाने के लिए दूध डाला, पानी डाला, चाय पत्ती डाला, चीनी डाला, अदरक डाला, है ना, और मसाला डाला, इधर उधर का सब डाला उसमें। उसके बाद फिर जब चाय बन गई तो उसके बाद उसको हमने क्या कर लिया, छान लिया। छानने के बाद जो छन्नी में रह गया हमारे पास, वो क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट है। वो क्या है, प्रेसिपिटेट है। आजकल तो इतने मार्केट में चाय आ गए, पता नहीं क्या क्या डाल के चाय बना रहे। एक तुम चाय देख रहे थे, मैगी डाल के चाय बन रही है, एक में घास डाल के चाय बना दे रहा था, पता नहीं क्या क्या डाल के, है ना, एक में सब्जी मसाला ही डाल के चाय बना दे रहे हैं। बहुत सी चाय आ गई मार्केट में फिलहाल, लेकिन जब सबको छानोगे तो जो बचेगा वो क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट कहलाता है हमारे पास, ठीक है। उसको प्रेसिपिटेट हम लोग बोल रहे होते हैं। जैसे इस वाले रिएक्शन में देखो, है ना, इस वाले रिएक्शन में सोडियम सल्फेट लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करा है। सोडियम सल्फेट भी सॉल्युबल है, लेड नाइट्रेट, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, सारे नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं। एक्वस लिखने का मतलब पानी में घुला हुआ। तो इसका ब्लू वाला टिक देखो, ब्लू वाला सोडियम और ये ब्लू नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट के साथ चला गया, सल्फेट लेड के साथ चला गया। तो सोडियम नाइट्रेट है, ये तो सॉल्युबल है, लेकिन लेड सल्फेट क्या है, प्रेसिपिटेट बना रहा है, सफेद कलर का प्रेसिपिटेट होता है। किस कलर का होता है सर, सफेद। तो आप ऐसे मान के चलो सर, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और लेड, हम फिर से नाम बता रहे हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और लेड, ये चार सल्फेट कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। अब आप कहोगे याद करना पड़ेगा, तो हमने कहा ना कि ये चैप्टर ऐसा है जो पूरे केमिस्ट्री में हर जगह रिएक्शन इसकी बिखरी हुई है, वो एक जगह इकट्ठा करके उसको टाइप में बांट रखा है हमने। अब जब हम लोग इनऑर्गेनिक में सॉल्युबिलिटी नाम का एक टॉपिक पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी, कौन कंपाउंड सॉल्युबल है कौन नहीं है, किसमें सॉल्युबल है किसमें नहीं है, या सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर चेक करना होता है कि इन चारों में से ज्यादा सॉल्युबल कौन है, कम कौन सा है, ये सब सॉल्युबिलिटी इनऑर्गेनिक में कवर कर रहे होते हैं। तो यहां पर क्योंकि रिएक्शंस है, जो रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं, डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट, तो भाई सोडियम डिस्प्लेस कर गया नाइट्रेट के साथ, लेड डिस्प्लेस कर गया सल्फेट के साथ, बन गया सोडियम नाइट्रेट, और ये क्या बन गया, लेड सल्फेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट टाइप का। नेक्स्ट हमारे पास फेरस क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दी। यहां पर हमने रिएक्शन करा दी किसकी, ठीक है एवरीवन, अरे भाई शशि जी हमें सब बनाना आता है ऐसा थोड़ी है। तो FeCl2NaOH, अब ये रिएक्शन कराया, तो अब फेरस क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड में से आयरन OH के साथ चला गया, ये बन गया हमारे पास, ये देख सकते हो डल्टी ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट होता है फेरस हाइड्रोक्साइड। सोडियम चला गया क्लोरीन के साथ, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड एक्वस कंडीशन में, ठीक है। कुछ खाना तो हम इतना जबरदस्त बनाते हैं कि जो हमारी मित्र मंडली है, कहने का मतलब जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो सब बुलाते हैं कॉल करके इधर उधर से, कोई लखनऊ से कहाँ से, अरे एक बार आ जाओ, है ना, आओ पार्टी करते हैं, लेकिन बनाना तुम्ही को पड़ेगा, कुक तुम ही बनोगे है ना। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, और प्रेसिपिटेशन ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये एक डबल डिकम्पोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है। आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, सबसे ज्यादा कॉमन पूछे जाने रिएक्शन है आपकी ये TGT में, टाइप ऑफ रिएक्शन से यही पूछी जाती है, डबल डिकम्पोजिशन। जैसे एक और एग्जाम्पल लिया, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराया, तो यहां पर बेरियम सल्फेट के साथ चला गया। अभी हमने बताया था ना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और लेड सल्फेट क्या होते हैं, इनसॉल्युबल है। बेरियम सल्फेट व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, क्लोरीन चला गया हाइड्रोजन के साथ HCl बना दिया, दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, दो का, बेरियम क्लोरीन अलग हुए, हाइड्रोजन सल्फेट अलग हुआ। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराई हमने जैसे H2S के साथ, कॉपर गया रेड वाला रेड सल्फाइड के साथ, तो कॉपर सल्फाइड बन गया, ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है। और SO4H2 के साथ गया सॉल्युबल, H2SO4 बन गया। ये हो गया हमारे पास डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल चाय पे मिलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नेक्स्ट हमारे पास। अब ये भी डबल डिकम्पोजिशन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे है, ध्यान से देखो। NaOH HCl, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड लिया,
सोडियम क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन OH के साथ वाटर निकल गया और एसिड बेस के न्यूट्रलाइजेशन से क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सोडियम OH टूटे, हाइड्रोजन क्लोरीन टूटे और दो अलग टाइप के कंपाउंड बन गए। सेम यहां पर है, H2SO4 एसिड, H2SO4 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लिया KOH, पोटेशियम गया SO4 के साथ बन गया पोटेशियम सल्फेट सॉल्ट और वाटर यहां से दूसरा कंपाउंड के फॉर्म में बन गया। तो इस टाइप की जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सारी न्यूट्रलाइजेशन नहीं बोल सकते, इस टाइप की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो है हमारे पास, आप ये भी नहीं बोल सकते कि सारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती है डबल डिकम्पोजिशन है, नहीं। प्रेसिपिटेशन में कुछ ये रिएक्शन हम इसलिए आइडेंटिफाई करना सिखा रहे हैं कि कैसे पहचानोगे कि ये डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक और एग्जांपल लिया, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दिया हमने, हाइड्रोजन विद OH वाटर फॉर्म में अलग हो गया, बाय न्यूट्रलाइजेशन है एसिड बेस सॉल्ट बना देते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। HCl CuO के साथ रिएक्शन कराया, मेटल ऑक्साइड है, बेसिक होता है, हम सबको पता है। तो क्लोरीन यहां चला गया, यहां छूट गया तो हम लिख दे रहे हैं मेटल के ऑक्साइड कैसे कलेक्टर रखते हैं सर, बेसिक कलेक्टर। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर रिमूव हो गया और कॉपर क्लोरीन के साथ सॉल्ट बना दिया, CuCl2 बन गया हमारे पास। तो दो बार डिकम्पोजिशन हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारे पास, ठीक है सर। ऊपर वाले में कॉपर डिस्प्लेस कर रहे हैं हाइड्रोजन को, इज दिस पॉसिबल अकॉर्डिंग टू ECS। कहां पर भाई, इस वाले केस में हाइड्रोजन नहीं डिस्प्लेस हो रहा है ना। कॉपर के केस में ये होता है कि किसी एसिडिक सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को वही डिस्प्लेस कर सकते हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं ECS में। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन का नहीं है ना, यहाँ डबल डिकम्पोजिशन है, वाटर से रिएक्शन है। Cu ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं किया हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन टूटा है, कॉपर ऑक्सीजन टूटा है एक्वस कंडीशन में, क्लोरीन Cu के साथ जाके रिएक्ट कर गया है और हाइड्रोजन इसके साथ, तो एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। तभी हमने लिखा ना ये बेसिक करेक्टर रखा है, ये एसिड है, तो एसिड बेसिक करेक्टर में यहाँ पर वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, हाइड्रोजन नहीं हो रहा है। वो जो आप रिएक्शन बता रहे हो जैसे ये है, अब Cu प्लस H2SO4 है, ये है। अगर हम ये लिख देते कि CuSO4 और प्लस H2 ये डिस्प्लेस हो रहा है, तो आप बोलते नहीं सर ये रिएक्शन नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। कॉपर के अकेले की इतनी क्षमता नहीं है कि वो किसी एसिडिक सॉल्यूशन से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे, क्योंकि ECS में कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन के कहाँ आता है, नीचे की तरफ आ रहा होता है। उस केस में कॉपर यहाँ पर डिस्प्लेस नहीं कर सकता। यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पर क्या है, सॉल्ट की रिएक्शन है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, वाटर निकल रहा है ना कि हाइड्रोजन, ठीक है। ये रिएक्शन नहीं होगी, ये वाली रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। क्लियर है यहाँ पर। चलो नेक्स्ट आते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं। जनरली यहाँ पर हाइड्रोलिसिस जैसे हम लोग देख रहे हैं कि किसी सॉल्ट एंड वाटर, जब सॉल्ट और वाटर रिएक्ट करते हैं सर लिमिटेड वे में, तो वहां पर वो एसिड और बेस बनाते हैं। जब किसी सॉल्ट का हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, भाई सॉल्ट का वाटर से रिएक्शन का मतलब हो गया उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हम लोग पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में, जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे होते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो उसको यहाँ पर वहां पर पढ़ रहे होते हैं कि सॉल्ट एंड वाटर रिएक्ट इन ए लिमिटिंग वे एंड फॉर्म एसिड। एक बड़ी अच्छी सी इंपॉर्टेंट बात, हालांकि ये वहां पर भी बताते हैं जब हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में एक स्पेशल टॉपिक पढ़ते हैं, सब टॉपिक, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ नॉर्मल सॉल्ट, ऐसे सॉल्ट जो ना H+ प्रोवाइड करते हैं ना OH- प्रोवाइड करते हैं, वो कहलाते हैं नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। तो जैसे HCl है, NaOH है, तो अब यहां पर अगर रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग सर, तो ये NaCl सॉल्ट बन गया। हमेशा ये पॉइंट याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये लिखा हुआ है ऐसे, SB का मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर हमारे पास है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सर कभी भी हमारे पास हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। कहने का मतलब इसका हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर है, मतलब इस सॉल्यूशन जो आता है वो न्यूट्रल होता है। फिर से सुन लो हमारी बात, ये सॉल्यूशन जो होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा और इस सॉल्यूशन का सर pH आता है 7 रूम टेम्परेचर पर, कुछ ना बोला जाए तो रूम टेम्परेचर ही मानना चाहिए। और ये सॉल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल होने की वजह से रेड या ब्लू लिटमस पे किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं डालता है। बताओ कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बीपीएससी में आता है हर साल का मतलब जितने बार बीपीएससी हुआ, 3.0, 2.0, 1.0,
हर बार एक क्वेश्चन पूछा गया, लिटमस पेपर 4 ऑप्शन दे देगा, बताओ ब्लू से रेड कौन करेगा, रेड से ब्लू कौन करेगा। ठीक है, हर बार बीपीएससी पूछा गया क्वेश्चन, टीजीटी का पूछा गया क्वेश्चन आता ही रहता है आपका। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें सर, हम जब जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, लेकिन वीक एसिड वीक बेस का हाइड्रोलिसिस होता है, और सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस इसी का होता है, क्योंकि एसिड भी हाइड्रोलाइज हो रहा है, वीक है क्योंकि ये बेस भी हो रहा है। बट यहां पे भी कंडीशन है कि भाई वीक एसिड CH3COOH ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लिया, वाटर यहां से रिमूव किया और एक सॉल्ट बना दिया अमोनियम एसीटेट CH3COONH4। हमारे पास क्या बन गया, एक सॉल्ट बन गया CH3COONH4। बट यहां पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि अगर वीक एसिड और वीक बेस का भी होता है तो ये भी जो सॉल्यूशन का नेचर है डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। ये भी लिटमस पेपर पे किसी तरीके के कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा होता है। यहां पर भी एसिड भी वीक है और बेस भी क्या है, वीक है हमारे पास, है ना। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का, तो याद रखना जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, एक सॉल्ट बना दिया अमोनियम क्लोराइड। और कभी भी किसी एक्वस सॉल्यूशन का जो नेचर होता है उस सॉल्यूशन में मौजूद स्ट्रॉन्ग वाले पार्ट की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि वीक कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, जबकि स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। इसी के बेस पर उनका नाम ही रखा गया है स्ट्रॉन्ग और वीक। कोई भी ऐसा हमारे पास एसिड या बेस जो 100% अपने आयंस में टूट जाता है उसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, और जो 100% अपने आयन में नहीं टूटता है वो वीक बोलते हैं। और जो 100% अगर टूट गया, इसका मतलब वहां पर सर एसिडिक के जो पार्ट है, H+ वाला पार्ट है, वो ज्यादा होंगे, और वही सॉल्यूशन का नेचर तय करता है। मींस स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस में अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो इस सॉल्यूशन का जो नेचर आएगा वो एसिडिक होगा, और हमेशा एसिडिक सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू लिटमस को क्या कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में अगर आप ध्यान दोगे दोनों में, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर भी सर स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट कौन सा है, बेस वाला पार्ट है। बेसिक सॉल्यूशन क्या है इसमें, स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट अगर हमारे पास बेसिक वाला पार्ट है सर, तो ये बेसिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि नेचर स्ट्रॉन्ग की वजह से होता है, स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट बेसिक है, तो ये रेड यानी कि बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, और एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और यहां रेड वाला किस में कन्वर्ट होता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पॉइंट स्पेशली आपको याद रखना है, टीजीटी में पूछे जाने वाला स्पेशल क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट लिया हमने, बताओ FeCl3 का हाइड्रोलिसिस करा दिया फेरिक क्लोराइड, टूट गया हमारे पास सर फेरिक हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस होता है, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट एसिड है, एसिडिक सॉल्यूशन है, तो एसिडिक सॉल्यूशन सर ब्लू लिटमस को किस में टर्न कर देगा, रेड में। एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को किस में टर्न कर देगा सर, रेड में टर्न कर देगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नीचे वाला पार्ट जैसे हमने लिखा, नेक्स्ट नीचे वाले पार्ट में देखो, लेस्ट जिंक सल्फेट की रिएक्शन वाटर यानी हाइड्रोलिसिस कराया तो बन गया जिंक हाइड्रोक्साइड। देखो HCl HNO3, ध्यान से सुनो, HCl HNO3 H2SO4 और HClO4, ये 4 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। फर्स्ट ए के हाइड्रोक्साइड लिथियम को छोड़कर स्ट्रॉन्ग बेस है, सेकंड ए के हाइड्रोक्साइड बेरिलियम मैग्नीशियम को छोड़कर स्ट्रॉन्ग बेस है। इतने स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड आपको याद रखने होते हैं। इनके अलावा जो आएगा उसको वीक में काउंट कर लिया करो, ठीक। जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो गया सर, एसिडिक हो गया। और एसिडिक सॉल्यूशन में बताओ हम लोग क्या पढ़ते हैं सर, अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा इट मींस यहां पर सर ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड। ब्लू लिटमस किस में टर्न हो जाएगा सर, रेड में टर्न हो जाता है। जैसे नीचे लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रोलिसिस कराया तो सोडियम के साथ OH वाला पार्ट गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, नेगेटिव कार्बोनेट के साथ पॉजिटिव वाला पार्ट हाइड्रोजन का H+ गया H2CO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, तो जो नेचर है वो स्ट्रॉन्ग की वजह से होगा, स्ट्रॉन्ग बेस टिक किया हुआ इसलिए। तो बेसिक सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन क्या करता है, रेड लिटमस को किस में टर्न कर देता है, ब्लू लिटमस में। बेसिक सॉल्यूशन रेड लिटमस को किस में टर्न कर देता है सर, ब्लू सॉल्यूशन में टर्न कर देता है। बताएं पॉइंट क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है एवरीवन? बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये हमारे पास, और जो लिखा हुआ पार्ट है इसलिए थोड़ा सा फास्टली और तेजी से ये हो भी जाता है, अच्छी बात है ये हमारे पास यहाँ पर।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ जल्दी से। लिखे हुए में ये थोड़ा फायदा ही होता है इस तरीके से हमारे पास। आगे बढ़े आए, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अब आते हैं सर किसी भी केमिकल रिएक्शन में या केमिकल चेंज में किस तरीके के एनर्जी चेंज हो रहे होते हैं। भाई दो तरीके के एनर्जी चेंज होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, अगर हम लोग देखें कौन कौन से सर होते हैं। एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जहां पर जब कोई रिएक्टेंट, ध्यान से देखना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। उष्मा शोषी, उष्मा शोषी रिएक्शन। उष्मा शोषी रिएक्शन क्या होता है, जहां पर कोई अभिकर्मक यानी रिएक्टेंट हीट को, उष्मा को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि दीज आर रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ओनली व्हेन हीट एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स टू रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। जब बाहर किसी सोर्स से, कोई भी सोर्स, वो एटमॉस्फेयर भी हो सकता है या एक्सटर्नल कोई हमारे द्वारा प्रोवाइड किया गया सोर्स भी हो सकता है, जहां पर किसी अभिकर्मक यानी रिएक्टेंट यानी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हीट यानी उष्मा की जो एनर्जी है वो देनी पड़े, तब रिएक्टेंट वो एनर्जी लेके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, उष्मा शोषी रिएक्शन यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं सर, उष्मा शोषी रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है एवरीवन, यहां पर पॉइंट हमारा। अब जैसे यहां, अब देखो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। अब ये पहचानने के जो तरीके हैं इंपॉर्टेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम, जब हम देखो 5 चैप्टर आपको गिना दिए इस यहाँ पे लिंक रिएक्शन से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोला, आयनिक इक्विलिब्रियम बोला, केमिकल इक्विलिब्रियम बोला, सॉल्युबिलिटी बोला, इसके अलावा हीटिंग इफेक्ट हमने बोला, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला। इतने टॉपिक्स 6-7 5-6 चैप्टर्स हैं, ये पूरे पढ़ते हैं। उस चैप्टर का निचोड़ होता है ये रिएक्शन, जिसको हम लोग पहले लिख ले रहे हैं। अब हम फिर से बता रहे हैं कि रिएक्शन आपको धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे, समझ में आ जाती है जब हर चैप्टर के बाद अंदर जाके घुस के उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग समझते हैं कि कैसे कुछ टाइप है पहचानने के, कि एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। फिलहाल एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर एग्जाम में ऐसा लिखा मिले कि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस हीट, हीट भी लिया और कन्वर्ट हो गया एनओ में, इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, उष्मा शोषी रिएक्शन है यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। कार्बन प्लस वाटर, साथ ही साथ हीट भी ले रहा है, हीट भी गेन कर रहा है, रिएक्टेंट साइड में प्लस किया हुआ है हीट को। कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या बन गया हमारे पास, हाइड्रोजन, वाटर गैस, पता हो आपको, सिन गैस, सिंथेसिस गैस, यही होती है ना, होती कि नहीं होती, CO+H2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास सर ऊष्मा छेपी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि जहां पर रिएक्शन कंप्लीट होगा तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी हीट फॉर्म में, उष्मा के फॉर्म में बाहर निकलती है, सराउंडिंग में बाहर निकलती है। दीज आर रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व, बाहर की तरफ इवॉल्व होती है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन आपस में जुड़ गए, CO2 बना, यहां प्लस हीट लिखा हुआ है, यहां पर हमने कैसे रिएक्शन हो गई सर, एक्सोथर्मिक। N2 + 3H2 लिखा, 2NH3 प्लस हीट, बाहर निकल रहा है हीट, है ना, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, हीट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। क्लियर नहीं क्लियर? अच्छा, इसी रिएक्शन में और भी तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के, ऐसा नहीं है कि बस यही तरीके होते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के और भी हमारे पास तरीके होते हैं, आई थिंक इसमें नहीं रिप्रेजेंट किया गया है ना। हालांकि इसको हम लोग चैप्टर में पढ़ते हैं अलग से, ऐसा भी नहीं है। फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ लिख ले रहे हैं, और भी रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा दें। जैसे अगर हम बात एंडोथर्मिक की कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं सर, एंडोथर्मिक, तो एंडोथर्मिक को रिप्रेजेंट करने के तरीके, एंडोथर्मिक रिप्रेजेंटेशन, और भी तरीके हैं, हम आपको दिखाते हैं सारे, कि एग्जाम में ऐसा लिखा मिल जाए तो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, है ना। तो एंडोथर्मिक रिप्रेजेंटेशन लाइक देखो, जैसे मान लो अभी हमने लिखा ही था कि एक जनरल एग्जांपल कि कोई रिएक्टेंट है ना, और उसको आपने क्या प्रोवाइड किया, हीट दिया, उष्मा शोषी है, और हीट जैसे ही दिया और हीट देने के बाद ये रिएक्शन में सर कैसे कन्वर्ट हो गई प्रोडक्ट में। तो एक तो ये तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने का हमारे पास, क्लियर। या सम टाइम ऐसे भी देखो रिप्रेजेंट कर सकता है, या रिएक्टेंट लिया हमने और रिएक्टेंट को ऐसे लिखा, लेकिन हीट को हमने रिएक्टेंट साइड में नहीं लिखा, राइट साइड में रिप्रेजेंट किया और ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया राइट साइड में, प्रोडक्ट माइनस हीट, ये माइनस हीट है, ये भी तरीका है रिप्रेजेंट करने का, लेफ्ट से राइट में लिख दो। या और भी तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के, कैसे, जैसे रिएक्टेंट है, हमने क्या लिया यहाँ पर, रिएक्टेंट,
और रिएक्टेंट को यहाँ पर चेंज कर दिया सर हमने किस में, प्रोडक्ट में, इसमें चेंज कर दिया प्रोडक्ट में, और यहाँ बोल दे रहा है कि सर जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो कैसी है, पॉजिटिव है, डेल्टा एच की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। तो ये सारे रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाते हैं हमारे पास सर, एंडोथर्मिक रिप्रेजेंटेशन है। इस टाइप के हैं एंडोथर्मिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब इसी में अगर हम लिखना चाहें एक्जोथर्मिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें, एक्जोथर्मिक रिएक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, यहाँ, ठीक है। तो एक्जोथर्मिक ये ले लिया हमने, एक्जोथर्मिक रिप्रेजेंटेशन। अब एक्जोथर्मिक रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। जैसे सर एग्जांपल के लिए कोई रिएक्टेंट ले लिया, ठीक है। तो अभी हमने लिखा था कि एक्जोथर्मिक में हीट निकलती है, रिलीज होती है। तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ तो प्रोडक्ट के साथ हमने प्लस यहाँ पर हीट लिख दिया, ये प्रोडक्ट के साथ हीट फॉर्म में रिएक्शन लिख दिया, ये भी रिप्रेजेंटेशन है एक्जोथर्मिक का। या हमने कुछ ऐसे लिख दिया सर कि रिएक्टेंट ले लिया एंड उसमें से हीट को माइनस किया, रिलीज किया, और हीट जब यहाँ से रिलीज हुआ और कन्वर्ट हो गया किस में, प्रोडक्ट में, तो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है रिप्रेजेंट करने का। या हमने ऐसे लिख दिया कि जब हम रिएक्टेंट किसी अभिकर्मक को किसी उत्पाद में कन्वर्ट कर रहे थे, हिंदी वाले भाई सुन लिया करो क्योंकि दोनों भाषाओं में लिखना पॉसिबल नहीं है, बोल भले देते हैं हम, ठीक है। तो रिएक्टेंट को जब हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया तो सर इस केस में जो इंथैल्पी या एनर्जी में चेंज है वो किस टाइप का है, निगेटिव है। इंथैल्पी चेंज किस टाइप का आ रहा है सर, हमारे पास निगेटिव निकल के आ रहा है ना, डेल्टा एच निगेटिव निकल के आ रहा है। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन किसका होता है हमारे पास सर, एक्जोथर्मिक रिप्रेजेंटेशन। ये क्या कहलाता है हमारे पास, एक्जोथर्मिक कहला रहा होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है एवरीवन, ठीक है। चलो तो इसी तरीके से ये रिएक्शंस थी जहां पे हमने आपको एक्जोथर्मिक समझाया। नेक्स्ट है फोटोकेमिकल रिएक्शन, जैसे आया कुछ एग्जांपल। फोटोकेमिकल नाम से क्लियर है भाई, कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी को लाइट फॉर्म में दिया जा रहा है। भाई ये जो रिएक्शंस हमने अभी स्टार्ट की, आपको क्या लिखा यहाँ पर हेडिंग, ये देखो, एनर्जी चेंज इन केमिकल चेंज। इस तरीके से एनर्जी का केमिकल चेंज हो रहा होता है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब है कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जो तब हो रही होगी जब आप लाइट एनर्जी प्रोवाइड करते हो, लाइट एनर्जी दे रहे होते, यानी रिएक्टिंग के मॉलिक्यूल यहां पर लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे आयोडीन गैस टूटता है, I2 जो डिसोसिएशन होता है I2 का विजिबल लाइट में होता है, और दो एटॉमिक मॉलिक्यूल एटॉमिक फॉर्म या गैसियस एटॉमिक फॉर्म आयोडीन में टूट गया, तो ये जिस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट भी एक टाइप की एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म है ना। तो लाइट की जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वो 499 नैनोमीटर की होती है, विजिबल लाइट होती है, 4 से 750 होता है ना, इस तरीके से। तो 499 नैनोमीटर की विजिबल लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा और अपने बॉन्ड को तोड़ेगा, यहाँ पर डिसोसिएट करता है। तो कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, कब, जब एनर्जी आप किस फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हो, उसको फोटो यानी लाइट फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे होगे। तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लाइट का क्या करते हैं सर, अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन यानी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। जैसे H2 और Cl2 है, तो फॉर्मेशन ऑफ HCl, H2 और Cl2 HCl जब बन गए तो ये एक स्लो रिएक्शन होती है। और ये कब बनते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ HCl, डिफ्यूज्ड सनलाइट। जब हल्की, डिफ्यूज सनलाइट मतलब होता है हल्की सनलाइट पास करो, ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत हल्की हो, कम हो। डिफ्यूज का मतलब होता है मॉडरेट फॉर्म ऑफ लाइट में जब आप देते हो लाइट एनर्जी तो H2Cl2 रिएक्ट करके 2HCl बनाता है। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन कैसी होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन की जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट यानी रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो प्रोवाइड कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, इसलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कहलाती है जितनी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हम लोग पढ़ रहे होते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी का, H2 + Cl2 HCl, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। तो भाई ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो बताते चल रहे हैं साथ साथ में। अरे बस रिएक्शंस को पहचानने के अपने तरीके हैं, कुछ ना कुछ वो रिएक्शन में लिखेगा आइडेंटिफाई करने के लिए। अगला है हमारे पास फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अब ये तो देखो पौधों में होने वाली फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, ये भी एक टाइप की फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। किस टाइप की रिएक्शन है, फोटोकेमिकल है। कैसे सर, पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसमें क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट,
जो क्या करता है सर, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और धरती के नीचे से सॉइल से वाटर को खींचता है। हवा से यानी एटमॉस्फेयर से CO2 मिला, सॉइल से वाटर मिला, प्लांट्स के पास खुद क्लोरोफिल था, सन से उसको लाइट एनर्जी मिली, उसको एब्जॉर्ब किया और अपने खाना यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लिया और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर रिलीज की, और इसी ऑक्सीजन गैस को हम लोग क्या करते हैं सर, सांस के थ्रू यूज कर रहे होते हैं। ये कौन सी रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन हो रही है उसमें ऑक्सीजन तो प्रोवाइड हो रहा है, लेकिन ये पौधों द्वारा अपने खाने को बनाने के लिए की गई रिएक्शंस होती है, जो कि एक फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है, लाइट के प्रेजेंस में करा रहे होते हैं। जैसे फोटो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। अब देखो यहाँ हमने भी बोला भी था कि जो हम लोग कैमरे से फोटो खींचते हैं ना, जो कैमरे की रील होती है, फोटोग्राफिक फिल्म जिसको बोलते हैं, उस पर सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग होती है। सिल्वर ब्रोमाइड की क्या होती है, कोटिंग। अगर वो देखो इसलिए कहा था कि रील को आप लाइट में खोलोगे तो तुरंत रील खराब हो जाती है, रील तुरंत कैमरे की क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। आजकल तो डिजिटल कैमरे हो गए, पहले जो रील्स वाले कैमरे आया करते थे, जहां से फिर हम लोग को किसी लेबोरेटरी, जो फोटोग्राफी लेबोरेटरी होती है, वहां जाते थे, तो अंधेरे कमरे में हाइपो सॉल्यूशन से उसको धुलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड की जो लेपिंग है एक्स्ट्रा वो हटाते हैं, और फोटो क्लियर कट क्रिस्टल कट आ रही होती है आपके पास, ठीक है। तो अगर हम वो रील खोल दें जिसपे सिल्वर ब्रोमाइड की क्या है, कोटिंग है, सनलाइट पड़ते ही सिल्वर ब्रोमाइड क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया, है ना, और सिल्वर में टूट गया, किस में टूट गया, ब्रोमीन में। इसलिए सिल्वर ब्रोमाइड को कहां रखा जाता है, अंधेरे बोतल में, डार्क बोतल में रखा जा रहा होता है। किसमें रखते हैं, डार्क बोतल में रख रहे होते हैं। सर मायोग्लोबिन में Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, हीमोग्लोबिन में फेरस फॉर्म में होता है Fe+2, मायोग्लोबिन में फेरिक फॉर्म में होता है Fe+3। Fe+2 से ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए मसल्स में जो पाए जाने वाली प्रोटीन होती है, आयरन होता है, वो मोर स्टेबल फॉर्म में होता है कंपेयर टू ब्लड स्किन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है बॉडी के अंदर हमारे पास, वहां फेरस फॉर्म में आयरन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और मायोग्लोबिन जो होता है वहां +3 यानी फेरिक फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फोटोसिंथेसिस, फोटोकेमिकल। नेक्स्ट हमारे पास, अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पॉल्यूशन पूरा चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं इस रिएक्शन के बारे में। कौन सी है, ध्यान से देखो, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर। तो जो हमारे पास ओजोनोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर है सर, अपने जहां हम लोग रहते हैं लिथोस्फेयर पे, उसके काफी ऊपर की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो वहां एक लेयर है ओजोनोस्फेयर की। अब वो ओजोन का फॉर्मेशन इस तरह होता है कि एनवायरमेंट में मौजूद ऑक्सीजन सनलाइट को एब्जॉर्ब करके ओजोन में कन्वर्ट होती है और ओजोन लेयर बनाती है, जो सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और धरती के सरफेस तक पहुंचने नहीं देती हैं। तो जो स्ट्रेटोस्फेयर यानी ओजोनोस्फेयर में हमारे पास ओजोन लेयर का फॉर्मेशन है, वो ऑक्सीजन के थ्रू सनलाइट को एब्जॉर्ब करके हो रहा है, यानी एक टाइप की ये भी क्या कहलाएगी, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहलाएगी, जहां पर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, सनलाइट की जरूरत पड़ रही है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। एनर्जी के बेस पर, हमने एनर्जी के बेस पर चौथी रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। भाई ऐसी रिएक्शन जहां पे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में एनर्जी चाहिए, करंट फॉर्म में एनर्जी चाहिए। जैसे वाटर को इलेक्ट्रिक करंट पास किए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी H2 और O2 में टूट गया। NaCl को करंट पास किया, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है, सोडियम बन गया हमारे पास सॉलिड और क्लोरीन गैस बन जाता है हमारे पास। तो एनर्जी को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में प्रोवाइड करके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो, तो इस टाइप की बेस्ड एनर्जी रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। इसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बोल रहे होते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? जो पॉइंट हम बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है? बताओ भाई। चलो आगे आ जाते हैं। अब ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट, बर्निंग और कंबस्शन रिएक्शन के बारे में जाने। चाहे बर्निंग बोल दो आप इसको, चाहे क्या बोल दो, कंबस्शन रिएक्शन बोल दो, एक ही मतलब है दोनों का। क्या है हमारे पास बर्निंग या कंबस्शन रिएक्शन? तो इट इज ए, ध्यान से देखो, इट इज ए केमिकल चेंज इन विच रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स यानी अभिकर्मक के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं और नया कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पर क्या हो रही होती है सर, हीट या लाइट फॉर्म में बाहर की तरफ निकल रही होती है।
इसमें सर कंबस्शन कराने के लिए ऑक्सीजन जो होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंबस्शन। बिना ऑक्सीजन के कभी भी कंबस्शन हमारे पास नहीं होगा या बर्निंग नहीं हो रही होती। ठीक है, तो सब्सटेंस फॉर्म इन बर्निंग, बर्निंग में जो सब्सटेंस बनता है न्यू कंपाउंड ऑक्साइड बनता है जो 100% है। मतलब वाटर बन भी सकता है नहीं भी बन सकता, हर एक रिएक्शन में कंबस्शन होने पर वाटर बाहर नहीं निकलता। जैसे कार्बन का कंबस्शन करा दो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, वाटर बाहर नहीं निकलेगा लेकिन CO2 निकलेगा ऑक्साइड मेटल का। मैग्नीशियम का कंबस्शन करा दो, वाटर बाहर नहीं निकलेगा लेकिन मैग्नीशियम का ऑक्साइड। यानी कि जब कंबस्शन या बर्निंग कराते हो, देखो ये बेसिक और फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं जो आपको समझने जरूरी है कि बर्निंग या कंबस्शन कराने में कोई ऑक्साइड, नया कंपाउंड ऑक्साइड हमेशा बनेगा। ऑलवेज हीट क्या होती है, रिलीज हो रही होती है। और हीट रिलीज होना मतलब क्या कहलाता है सर, ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। साथ ही साथ लाइट भी रिलीज होगी। जब कभी भी बर्निंग या कंबस्शन होगा तो लाइट भी वहां से निकलती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट भी निकलेगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट निकलेगी। और ऑलवेज ये 100% हैं जो रिलीज होते ही होते हैं किसी भी बर्निंग या कंबस्शन रिएक्शन के। अब बिना ऑक्सीजन के कोई कंबस्शन हम लोग नहीं करा रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग अभी करेंगे यहाँ पर, देखो एक और छोटा सा पॉइंट जैसे लिख लें यहाँ पर। हालांकि पीछे बहुत रिएक्शन हम लोग करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जितनी भी रिएक्शन हमारे पास हो रही होती है। ठीक है, चलिए बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन एब्सेंस ऑफ एयर। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सब्सटेंस की जो बर्निंग हो जाती है वो एयर की एब्सेंस में भी हो रही होती है, वहां एयर की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि गन पाउडर है, गन पाउडर है ना, तो गन पाउडर में सर हमारे पास नाइटर यानी पोटेशियम नाइट्रेट जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं, सल्फर और कार्बन इन द फॉर्म ऑफ चारकोल होता है। करते क्या है इसमें सर, पोटेशियम नाइट्रेट है, इसको एयर नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बस छोटी सी चिंगारी। जब गन पाउडर है गोली भरी होती है, तो जब हम लोग गोली मारते हैं तो वहां पर गोली को स्पार्क करने के लिए एक पीछे से लोहे का धक्का लगाते हैं, टकराता है, टकराने पर तुरंत क्या होता है सर, चिंगारी पैदा होती है जो हीट के फॉर्म में काम कर रही है। बस आपको क्या करना है, छोटी सी चिंगारी देनी है, छोटी सी, है ना, गर्म करना है, हीट करना है, जिससे तुरंत जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो पोटेशियम नाइट्राइड में टूटता है और क्या प्रोवाइड होता है, ऑक्सीजन। तो इसको तोड़ने के लिए, जलाने के लिए, यहां पर अगर ध्यान से देखो, इसको जलाने के लिए एयर की जरूरत नहीं पड़ी रिएक्शन को, लेकिन जैसे रिएक्शन जब स्टार्ट हो गई तो O2 मिल गया। अब ये O2 क्या करता है, इसी सल्फर और कार्बन से रिएक्ट कर जाता है। देखो नाउ दिस ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कार्बन एंड सल्फर। अब यही ऑक्सीजन कार्बन और सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देता है ना, और हीट क्या होती है वहां से लिबरेट यानी बाहर की तरफ निकलती है। तो गन पाउडर एक टाइप का क्या है, देखो लिख भी दिया हमने, एक्सप्लोजिव मिक्सचर होता है, बम के अंदर भरा जा रहा होता है, बुलेट्स गोलियों के अंदर भरा जा रहा होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन जब ये हीट एनर्जी इसको मिल गई, पोटेशियम नाइट्रेट के थ्रू ये जल गया थोड़ी सी भी हमको, तो वहां पर फिर O2 प्रोवाइड होता है। फिर उसके बाद वो सल्फर और कार्बन से रिएक्ट करके फिर वो हमारे पास कंबस्शन रिएक्शन है। उसके बाद फिर वहां पर हीट क्या होती है, लिबरेट हो रही होती है। जैसे KClO3 को KCl और O2 में तोड़ा, तो ये बिना अब्सेंस ऑफ एयर के, यानी ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है, अपने आप क्या हो जाता है, बर्निंग शो कर रहा होता है, अब्सेंस ऑफ एयर, है ना। तो ये कुछ आपको रिएक्शंस यहां पर याद रखनी है, जो अब ये दो रिएक्शंस याद रख लेना, जो अब्सेंस ऑफ एयर में भी हमारे पास क्या कर सकती हैं सर, जब एयर की अब्सेंस होती है तो बर्निंग शो कर रही होती है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। जैसे ये रिएक्शन है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, टूट गया पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3 और ऑक्सीजन में, है ना। तो ये बर्निंग हो रही है लेकिन विदाउट ऑक्सीजन हो रही है। हाइड्रोजन भी क्लोरीन के साथ बर्न करता है और HCl बनाता है, हीट लिबरेट कर रहा होता है विदाउट ऑक्सीजन। ये भी कैसे रिएक्शन है, बर्निंग रिएक्शन है। जैसे रेस्पायरेशन है, अच्छा रेस्पायरेशन एक अलग टाइप की रिएक्शन है, हालांकि ये भी बर्निंग ही है, इसमें भी ग्लूकोज का देखोगे कंबस्शन बर्निंग ही हो रहा है। अंतर हम बता देंगे क्या है। ये O2 की प्रेजेंस में होता है, स्लो प्रोसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट बाहर निकलता है। क्वेश्चन ये आता है कि रेस्पायरेशन भी बर्निंग प्रोसेस है, तो बर्निंग और कंबस्शन यानी रेस्पायरेशन या बर्निंग में क्या अंतर है, डिफरेंसेस क्या हो रहे होते हैं हमारे पास। तो ये कुछ डिफरेंसेस हमने लिखे हुए हैं। बर्निंग एक फास्ट प्रोसेस होता है, जबकि रेस्पायरेशन एक स्लो प्रोसेस है, दोनों बर्निंग ही,
रेस्पायरेशन में भी ग्लूकोज का बर्निंग होता है, CO2 वाटर बाहर निकलते हैं, हीट मिलती है, फिर उसी एनर्जी का हम लोग यूज करते हैं। आपने जो खाते हैं ना ग्लूकोज को, ग्लूकोज का ये देख रहे हो कंबसन ही हो रहा है, बर्निंग हो रही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बर्निंग प्रोसेस फास्ट प्रोसेस होता है और जो रेस्पायरेशन होता है वो स्लो प्रोसेस हो रहा होता है। बर्निंग जो होती है वो हाई टेम्परेचर पर होती है और रेस्पायरेशन जो होता है सर वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर जो जितना 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, होम्योथर्मिक हम लोग होते हैं, है ना, जहां हमारा बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो बर्निंग अकर्स एट हाई टेम्परेचर, जबकि रेस्पायरेशन कैसा होता है सर, बॉडी के टेम्परेचर पर हो रहा होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर हो रहा होता है। ठीक है, फिर सिमिलरिटी क्या है, बर्निंग और रेस्पायरेशन में दोनों में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। बर्निंग के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए और रेस्पायरेशन के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। दोनों में ही CO2 वाटर और हीट निकलता है। वाटर निकल भी सकता है, नहीं निकल भी सकता, लेकिन CO2 और हीट तो निकलता ही निकलता है दोनों प्रोसेस में। ठीक है, तो ये था सर हमारे पास ओवरऑल टाइप ऑफ रिएक्शंस जो आज हम लोग ने देखी, कंप्लीट की। क्लियर है यहां तक पॉइंट? तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब शुरू करते हैं हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पे अपना। अब हमारा रिडॉक्स रिएक्शन शुरू हो जाता है टाइप ऑफ रिएक्शन के बाद। रिडॉक्स रिएक्शन क्या, देखो रिडॉक्स रिएक्शन में सर दो चीजें हैं, अगर आप ध्यान से देखो जो टर्म लिखा हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन, इस रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग दो चीजें पढ़ रहे होते हैं। एक होता है रिडक्शन और दूसरा हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन। तो RED रिडक्शन, OX ऑक्सीडेशन, यानी एक है हमारे पास ऑक्सीकरण और एक है अपचयन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण हो गया और रिडक्शन का मतलब अपचयन हो गया। और जब कब ये जब साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ 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 जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीकरण भी हो रहा हो, अपचयन भी हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो और साथ साथ हो रहा होगा, उस केस में उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं सर, रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं फिर हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन को बोल रहे होते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहां पर एनारोबिक में तो हाँ फर्मेंटेशन हो जाता है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट। अब कुछ डिफरेंसेस है हमारे पास, डिफरेंट टाइप के डेफिनेशंस हैं ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए। पहला जो डेफिनेशन है ऑक्सीकरण और अपचयन के बीच में, कि किसी भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन का जुड़ जाना, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में डेफिनेशन है ये। किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाना, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। सल्फर का O2 के साथ जुड़ गया, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो गया। और इसका उल्टा बोल दें कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी कंपाउंड और सब्सटेंस, जैसे HgO में से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, मर्क्यूरी टूट गया, तो HgO में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो HgO का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन of oxidation and reduction on the basis of oxygen, कि ऑक्सीजन का किसी एलिमेंट के साथ जुड़ना ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीजन का किसी कंपाउंड या सब्सटेंस से रिमूव हो जाना सर रिडक्शन है, यानी कि अपचयन है। ये पहली डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझाने की। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है कंबशन रिएक्शन, याद रखिएगा कंबशन रिएक्शन जो लिखा हुआ CH4 + 2O2, CO2 बन गया और क्या बन गया, H2O। यहां क्या हो रहा है सर, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। अभी सिर्फ हम जो बोल रहे हैं डिफिनेशन उस पर ध्यान दो, ऑन द बेसिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी मीथेन का क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकेंड डेफिनेशन है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, अगर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है तो हाइड्रोजन का निकलना रिडक्स ऑक्सीडेशन है। अगर ऑक्सीजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन है तो हाइड्रोजन का जुड़ना भी सर रिडक्शन है। अगर ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन है तो हाइड्रोजन का जुड़ना भी रिडक्शन है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक छोटा सा बस स्टेटमेंट आप याद रखो, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, बाकी सब भूल जाओ, बाकी इसका उल्टा करना है आपको। जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन होगा, और अगर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है तो हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीजन का निकलना अगर रिडक्शन था तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होगा। एक दूसरे के अपोजिट हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन की डिफिनेशन, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक, जैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन,
H2S प्लस ऑक्सीजन, तो H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, सल्फर अलग हो गया, तो ऑक्सीडेशन हो गया H2S का, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। H2S प्लस Cl2, H2S में से सर हाइड्रोजन अलग हो गया, सल्फर बन गया, तो ऑक्सीडेशन हो गया H2S का, क्योंकि यहां से रिमूवल ऑफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन है, H2Cl2 से जुड़ गया, क्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ गया, तो रिडक्शन हो गया क्लोरीन का। यहां एथाइलिन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हो गई, यानी रिडक्शन हो गया एथाइलिन का। हाइड्रोजन का जुड़ जाना क्या है, रिडक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास तीसरी डेफिनेशन। ठीक है, चलिए अब एक एक स्टेटमेंट याद कर लोगे, सारे आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। जो हमने बोला ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, बाकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की डेफिनेशन एक दूसरे के अपोजिट है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होगा। ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होगा। बस ये है अपोजिट। ठीक, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एटम लाइक सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक सल्फर, फ्लोरीन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस टाइप से जुड़ जाना। ऑक्सीजन तो पीछे पढ़ ही लिया। जैसे मैग्नीशियम के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर टाइप के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जोड़ रहे हैं, तो मैग्नीशियम के साथ फ्लोरीन जुड़ा MgF2 बन गया, मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन जुड़ा MgCl2 बन गया, मैग्नीशियम के साथ सल्फर जुड़ा MgS बन गया। हालांकि यहां पर ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है, इसको पहचानने के हम लोग आगे और भी तरीके पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन के थ्रू, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू भी पढ़ लेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू भी हम लोग यहां पर पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशंस याद रखो कि वो ज्यादा बेटर होगा। समटाइम स्टेटमेंट में डेफिनेशंस पूछता है। इसी का अपोजिट कर दिया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जैसे FeCl3 में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट FeCl3 से क्लोरीन रिमूव हो रहा है, और यहां 2 क्लोरीन बचे हुए, तो रिमूवल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन, यानी FeCl3 का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन, यहां फोर्थ है तो यहां 5 कैसे हो गया, थर्ड फोर्थ, 5 यहां पर है, तो ये भी 4 होना चाहिए था ना। हट जाओ, 4 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोडियम से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, ऑक्सीडेशन है। जिंक से इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, लेड और आयरन से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, +2 से एक इलेक्ट्रॉन गया, +3, सारे प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन है। यहाँ सोडियम का लॉस हुआ, जिसने इलेक्ट्रॉन को निकाला उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। जिंक से इलेक्ट्रॉन निकले, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेड से इलेक्ट्रॉन निकले, लेड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। फेरस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फेरिक में कन्वर्ट हो रहा है, फेरस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन का गेन करना रिडक्शन है। Cl2 ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2Cl- बन गया, क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया, कॉपर +2 का रिडक्शन हो गया। सिल्वर आयन ने गेन किया हुआ है यहां पर हमारे पास, तो सिल्वर आयन का रिडक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन का गेन किया हुआ है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पढ़ते हैं, वहां इसको समझते हैं। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ जाना, है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, कॉपर यहाँ 0 ऑक्सीडेशन नंबर में है, और यहाँ कॉपर +2 जो चार्ज लगा हुआ है, +2 चार्ज लगा हुआ है, तो 0 से +2 रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर का घट जाना, सिल्वर +1 में है और यहां सिल्वर एलिमेंटल फॉर्म 0 में है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, रिडक्शन है। तो ये टोटल 5 डेफिनेशंस हमने यहां पर लिखी हुई है इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। ठीक है, एवरीवन क्लियर है यहां पर। चलो आगे बढ़े जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। और एक और बेहतरीन कई शब्द से यहां पर क्वेश्चंस आते हैं, लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, या और जिसको हम लोग ऑक्सीडेंट बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जिसको हम लोग रिडक्टेंट बोल रहे होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा सब्सटेंस है
जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, किसी दूसरे का ऑक्सीकरण करता है, लेकिन खुद का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है रिएक्शन में, वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसा एजेंट जो किसी दूसरे को रिड्यूस करता है, किसी दूसरे को अपचयित करता है, लेकिन खुद का ऑक्सीकरण हो जाता है, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज कर जाता है, वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिडक्शन। तो जैसा नाम वैसा उसके क्या कर देना, अपोजिट लगा देना। नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का रिडक्शन होगा। नाम है रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे का रिडक्शन करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, जैसे ये एग्जांपल लिया हमने, ध्यान से देखो, जैसे पीछे लिया था वही एग्जांपल यहां पर भी है। कॉपर 0 से कॉपर +2 में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन है ना, यानी कि सर कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। सिल्वर आयन Ag+1 से Ag0 में जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है +1 से 0, तो रिडक्शन हो रहा है। और जिसका रिडक्शन होता है, सिल्वर आयन का रिडक्शन हो रहा है, तो यहां पर सिल्वर आयन कैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से। यानी सिल्वर आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कॉपर को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और कॉपर एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो सिल्वर को रिड्यूस कर रहा है इस रिएक्शन के अंदर। यानी एक दूसरे को दोनों ऑक्सीडाइज रिड्यूस कर रहे हैं, यानी एक टाइप की क्या कहलाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। क्लियर है एवरीवन? चलो आगे आ जाते हैं। यहां पर जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वहां आपको आंसर देना था, हालांकि हमने तो आंसर भी लिखा है कि इन द रिएक्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द स्पीसीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जैसे एक रिएक्शन लिखी हुई है H2S + Cl2 कन्वर्ट हो गया 2HCl और सल्फर में। हमको यहां पहचानना है सर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो H2S में से सल्फर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ध्यान से देखो, H2S ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2S का क्यों, ड्यू टू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। H2S में से हाइड्रोजन रिमूव, भाई ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है। तो H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसलिए सल्फर अलग हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है सर, रिडक्शन है। तो रिडक्शन हो गया किसका, क्लोरीन का। और अगर H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। बताओ यहां पर पॉइंट इस क्वेश्चन में समझ में आया कि किस डेफिनेशन, आप कोई भी डेफिनेशन के थ्रू आंसर बता सकते थे, ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू भी बता सकते थे, जो भी हालांकि फिलहाल हमने पढ़ा नहीं ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन पढ़ेंगे आने वाले समय में। H2S में से यहाँ नॉर्मल डेफिनेशन है, मान लो स्टेटमेंट अगर एग्जाम में कोई ऑप्शन बनाता है तो किसी भी स्टेटमेंट से आंसर बना सकता है वो, है ना। तो फिलहाल यहाँ पर जो बेसिक था वो यही था कि H2S में से हाइड्रोजन निकल रहा है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की वजह से H2S ऑक्सीडेशन है जो कि रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। और क्लोरीन से क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं तो क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेंट कहलाता है, ऑक्सीकारक, और ये अपचायक कहलाता है। ऑक्सीकरण हो रहा है और ये अपचयन हो रहा है, ये शब्द हैं, इन पर ध्यान देना है आपको शब्दों पर। जैसे सेकेंड क्वेश्चन लिखा हमने, 3Fe3O4 की रिएक्शन हमने एल्युमिनियम से कराई और Al2O3 और Fe बना दिए। अब ध्यान से देखो सर, Fe3O4 में से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ और आयरन अलग हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से Fe3O4 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एल्युमिनियम अकेला था, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से जुड़ गया, Al2O3 बना लिया। ऑक्सीजन के जुड़ने की वजह से एल्युमिनियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो Fe3O4 जिसका कि रिडक्शन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। एल्युमिनियम जिसका कि ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। यहां पर क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्लियर है, इतनी सारी बातें हमारी बोली गई। बताओ भाई, ये सारी बातें क्लियर हुई आपको? बताएं एवरीवन। चलो एक और लास्ट एग्जांपल यहां तक हम लोग कर लेते हैं आज की क्लास को। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे लिखा गया है, ध्यान से देखो, सोडियम प्लस हाइड्रोजन 2NaH। अब यहां देखेंगे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, अकेला है, एलिमेंटल नेचुरल फॉर्म।
यहाँ सोडियम कंबाइनिंग स्टेट में एल्कली मेटल ऑलवेज +1, क्षारीय धातु हमेशा +1 ऑक्सीकरण संख्या दिखाते हैं कंबाइनिंग यानी बॉन्डिंग स्टेट में। हाइड्रोजन यहाँ 0 है, और अगर कोई हाइड्रोजन मेटल के साथ लगता है तो वो हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी हाइड्राइड फॉर्म में होता है। तो सोडियम 0 से +1, अब ये सारे रूल आगे आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी। सोडियम 0 से +1 में यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम। और हाइड्रोजन 0 से -1 जा रहा है, इट मींस उसका क्या हो रहा है, ऐसा रिडक्शन हो रहा है। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो यहाँ क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। यहाँ पर इसको क्या बोल देंगे हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देते हैं। क्लियर है यहाँ तक, इतनी बातें हमारी। चलिए फिर आज का क्लास हम लोग यहाँ तक रखते हैं। आने वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं, कुछ वेरियस स्पेशल स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है, स्टॉक नोटेशंस क्या होते हैं। फिर हम लोग टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पे आएंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई दी गई रिएक्शन किस टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन है। अभी तक हमने टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, अब टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन भी आएंगे। तो कैसे पहचानोगे कि ये किस टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन है, जो कि 4 टाइप की होती है, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन एंड डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे कौन सी टाइप की होती है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में यहाँ तक हम पॉइंट रखते हैं। एंड जो भी स्टूडेंट बैच में हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं यूपी टीजीटी साइंस का, इसमें आपके साथ फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री भी चलती है, एंड यूपी पीजीटी केमिस्ट्री का, इन दोनों का आपका ब्रह्मास्त्र विजेता बैच, तो ब्रह्मास्त्र विजेता बैच आपका चल रहा है, जो आप बैच परचेज कर सकते हो। और इसके अलावा एलटी, यूपी एलटी साइंस, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री शामिल है, और यूपी जीआईसी केमिस्ट्री, यूपी जीआईसी केमिस्ट्री, ठीक है। ये भी आपके न्यू बैच बने हुए हैं, इन बैचेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं साथ में। और ज्वाइन करने के लिए आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं संस्था के नंबर 96 28 95 92 और 37 पर, और बैच को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।